नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर ललित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पाठशाला 247 पर। बेटा, स्वागत है आपका आपकी सुबह वाली क्लास में एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट सीरीज में। और हम आपका चैप्टर नंबर 4 डी एवं ए ब्लॉक के तत्व को भैया लगातार कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं। आज इसकी आपकी तीसरी क्लास है। और आज हम जो पढ़ेंगे इनके सामान्य गुण और भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। किसके? डी ब्लॉक के सामान्य गुण और भौतिक गुणों के बारे में आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर करेंगे अपने और भी साथी मित्रों के साथ, जिससे कि उनको भी इस क्लास का बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। आज का टॉपिक हमारा, मैंने आपको हालांकि जो हमने कल पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, एक बार उसे हम रिकॉल करने का प्रयास करेंगे, एक बार उन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है भाई। तो देखो, संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के सामान्य गुण। हम इनके सामान्य गुण क्या होते हैं, जैसा कि आप धातुओं के सामान्य गुण के बारे में जानते होंगे। क्या? कि धातु जो है विद्युत के सुचालक होते हैं, ये आघातवर्ध होते हैं, ये तन्य होते हैं, ध्वनिक होते हैं कि नहीं होते? जी सर। ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, है ना। इनमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो ये सभी बातें जो हैं हम पढ़ के आए हैं। जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उस पर धनावेश आता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर ऋणावेश आता है। ये सब बातें हम पढ़ के आए हैं। ये बातें हम जो कक्षा 10th में धातुओं के गुण में पढ़ के आए हैं। इनका घनत्व ज्यादा होता है, इनका गलनांक क्वथनांक ज्यादा होता है। ये सभी बातें हम पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है भैया। चलो, अब उन्हीं सामान्य गुणों को जब आप क्लास 12th में आ गए हो, बोर्ड वाली क्लास, मतलब एक अच्छे लेवल पे आप आ गए हो, तो यहाँ पर भैया उन गुणों से ही काम नहीं चलने वाला है। आपको उनसे ऊपर, मतलब थोड़ा सा और अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना होगा और चीजों को सोचना होगा। ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है? पहला पॉइंट कह रहा है कि संक्रमण धातुओं की श्रेणी में ऊर्ध्वाधर समानता उतनी नहीं पाई जाती जितना क्षैतिज में पाई जाती है। देखो, क्षैतिज का मतलब इस प्रकार से भैया, इस प्रकार से आपको भैया समानता देखने को मिलेगी, न कि आपको इस प्रकार से समानता देखने को मिलेगी। जैसे कि आपको पता है, ये स्कैंडियम होता है। क्या होता है? स्कैंडियम। यहाँ पर यत्रियम होता है, या लेंथेनम, और यहाँ आपका एक्टेनियम होता है कि नहीं होता है। इन तत्वों में समानता देखने को नहीं मिलेगी, जबकि आपको यहाँ पर जो है इन तत्वों में समानता देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इन तत्वों को समानता देखने को आपको मिल जाएगी। पहला पॉइंट हमें इसी बात को समझाता है। दूसरे पॉइंट की हम बात करेंगे। संक्रमण धातुएं एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करती है, मतलब इनके पास परिवर्तीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं। इसी वजह से बहुत सारे कारक या बहुत सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। अगला पॉइंट आपका क्या कह रहा है? ये सभी क्या होते हैं? धातु होते हैं। जो संक्रमण तत्व हैं ये क्या है? आपके धातु हैं, मेटल हैं, तथा ये कैसे होते हैं? आपके विद्युत धनी होते हैं। कैसे होते हैं? जो धातु होते हैं आपके क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वैद्युत धनी होते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आपका क्या कह रहा है? सभी संक्रमण तत्व उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जितने भी आपके संक्रमण तत्व हैं वो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उत्प्रेरक का कार्य क्या है? उत्प्रेरक का कार्य अभिक्रिया की, मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटाना या बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है। वहां पर क्या होता है? यदि संक्रियण ऊर्जा कम होती है तो उत्प्रेरक का गुण बढ़ जाता है। यदि संक्रिय ऊर्जा बढ़ जाती है तो वो घट जाता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, संक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। अगला पॉइंट आपका कह रहा है, सामान्यतः इन तत्वों में रंगीन यौगिकों का बनने की प्रवृत्ति होती है। ये रंगीन यौगिक बनाते हैं, ये कलर्ड आयन कंपाउंड जो है वो बनाते हैं। ठीक है, ये इनके क्या होते हैं? गुण होते हैं। इनके अधिकतर यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। क्या होते हैं? अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाएंगे, और जब आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाएंगे तो वो क्या होंगे, आपके अनुचुंबकीय गुण को क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। किसको, अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करेंगे। अगला पॉइंट आपका क्या कह रहा है, इनके आयन संकुल मतलब जटिल यौगिक बनाने की क्या रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है बनाने की क्या रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं। ये मिश्र धातु व अंतरकाशी यौगिक बनाने की भी प्रवृत्ति रखते हैं। ये भैया मिश्र धातु बनाते हैं जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आपका Cu, Sn, आपका जो 10 है, ठीक है, और आपका जिंक जो है, इन सब से मिलकर के क्या बनाते हैं हम, बहुत सारे आपके मिश्र धातु बनाते हैं। पीतल, कांसा, ठीक है, गन मेटल, बहुत सारी चीजें हम बनाते हैं। इनकी अभिक्रियाशीलता एस और पी ब्लॉक के मध्य होती है। देखो एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो ज्यादा क्रियाशील होते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कम क्रियाशील होते हैं। तो इनके मध्य ही आपके डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनकी क्रियाशीलता रिएक्टिविटी क्रम होता है। क्या बात क्लियर है? हाँ जी सर, बात क्लियर है। इसके बाद अगले पॉइंट की हम बात करेंगे तो भैया ये उच्च क्या होते हैं, तन्य होते हैं। कैसे होते हैं ये, तन्य होते हैं। इनका ताप, इनका जो ताप होता है वो क्या होता है, उच्च तापीय। वैद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, ठीक है, वैद्युत के सुचालक होते हैं। उच्च गलनांक और क्वथनांक होते हैं। और भैया आपको पता है धातु कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं। कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं। अपवादों को छोड़ दिया जाए, असफलों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि देखो जिंक है, कैडमियम है, Hg है और Cn कोपोनियम है। कोपोनियम जैसे अपवादों को छोड़कर सामान्य ताप पर इनकी एक या अधिक प्रारूपिक धातुक संरचनाएं होती है। इनकी संरचनाएं कई प्रकार की होती है, क्योंकि इनमें देखो इनमें क्या है, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, इसी वजह से इनकी धातुक संरचनाएं अधिक नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे मरकरी को छोड़कर, जो कि कमरे के ताप पे, देखो मरकरी किस में आता है, डी ब्लॉक में आता है। धातु होना चाहिए लेकिन नहीं किस में पाया जाता है, ठोस अवस्था में होना चाहिए लेकिन नहीं होता है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अन्य सभी संक्रमण तत्व किस में होते हैं, आपके ठोसी अवस्था में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, इसमें से कुछ तत्व हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन जैसे अधातुक तत्वों के साथ अंतरकाश यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये बात आप अच्छे तरीके से जान लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे तो भैया आगे आपके आ जाते हैं भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे। बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होती हैं, जिन्हें आपको पढ़ना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि संक्रमण धातु जिंक, कैडमियम, मरकरी के अपवादों के साथ अति कठोर तथा अल्प वाष्पशील होते हैं। भैया ये क्या होते हैं, वो कह रहा है कि संक्रमण धातुओं की बात कर रहा है, जैसे कि देखो जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है। ठीक है, ये आपके क्या है, अपवाद है। इनके गलनांक क्वथनांक भी क्या होते हैं, उच्च होते हैं। जो आपके संक्रमण जो तत्व होते हैं ना, उनके गलनांक और क्वथनांक ऊपर हमने पढ़ा है कि उनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। अभी आपको एक चित्र दिखाया जाएगा, एक फिगर दिखाया जाएगा, जिसमें आपको 3D श्रेणी और 4D श्रेणी और 5D श्रेणी, इन श्रेणियों में संक्रमण धातुओं के गलनांक बिंदु को दर्शाया जाएगा कि गलनांक जो है वो किस प्रकार से कम होता है या किस प्रकार से बढ़ता है। मतलब उनके ग्राफ के माध्यम से चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उच्च गलनांक का कारण, अब देखो पूछा जाता है कि इनके गलनांक या क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं, उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं, जो भौतिक गुण से प्रश्न बनते हैं ना, वो एक लाइन के बनते हैं और उनके एक लाइन के ही आंसर होते हैं, उनके एक लाइन के ही आंसर होते हैं। तो क्या आंसर होने वाला है, एक बार भैया उस बात को हम समझ लेंगे। उसका कारण है भैया उच्च गलनांक होने का, कि उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स लगी होती है ना, अंतरा परमाणुविक आकर्षण बल जो लगा होता है वो बहुत ज्यादा प्रबल होता है। तो कोई ऐसे जो बॉन्डिंग बनी हुई है, अब इस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी, है ना। ज्यादा जब प्रबल बॉन्ड बना होगा तो उस बॉन्ड को तोड़ने में बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो अंतरा परमाणुविक धात्विक बंध, मेटलिक बॉन्ड जो है में NS, जो आपके NS S के जो इलेक्ट्रॉन है उनके अतिरिक्त N-1 डी कक्षक, जो आपकी N-1 जो डी कक्षक जो होती है, डी कक्षक के अधिक इलेक्ट्रॉन की भागीदारी है।
किसकी, आपके जो डी एन माइनस जो आपकी जो डी कक्षक होती है, डी ऑर्बिटल होती है, उसके इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, अधिक भागीदारी होती है, पार्टिसिपेशन होता है। तो वो कह रहा है तो केबल केबल और केबल एम एन और टीसी ये आपके अपवाद हैं, ये आपके अपवाद हैं जिनके जिनके गलनांक और गलनांक बिंदु क्या होता है, जिनका कम होता है, इनका गलनांक बिंदु कम होता है। अन्यथा आप जैसे श्रेणी में जाते जाओगे वैसे वैसे इनका जो गलनांक बिंदु है वो क्या होता जाएगा, उच्च होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। के अपवाद को छोड़कर किसी भी श्रेणी में धातुओं के गलनांक व विन्यास पर अधिकतम होते हैं, क्या होते हैं, अधिकतम होते हैं। तथा बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ गलनांकों में नियमित रूप से क्या आती जाती है, कमी आती जाती है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे गलनांक बिंदु में क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। ये ग्राफ हमें इस बात को समझाता है। यहां तक बात क्लियर है। तो देखो एक क्वेश्चन हमारा तैयार हो जाता है। यदि यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया संक्रमण तत्वों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं, उसका कारण आप बताएंगे। अंतराण्विक परमाण्विक बल जो लगा होता है, धात्विक बंध जो लगा होता है वो उनमें क्या होता है, प्रबल होता है। क्या होता है उनमें, वो प्रबल होता है। ठीक है, इस बात की जा रही है। और n-1 जो कक्षक के अतिरिक्त क्या होता है, जो n-1 जो डी कक्षक है उसके इलेक्ट्रॉनों की भागीदारी अधिक होती है, भागीदारी अधिक होती है। ठीक, इसके बाद भैया ग्राफ के माध्यम से चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे। ये आपका क्या है, गलनांक वाला ग्राफ है। क्या है, ये गलनांक है और ये आपका बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक है। ऐसे इधर आओगे तो क्या होगा, परमाणु क्रमांक में क्या हो रही है, लगातार वृद्धि हो रही है। तो देखो ये आपका जो दिखा रहा है ना, ये आपका जो दिखा रहा है ये आपकी श्रेणी है, ये आपकी श्रेणी है। तो देखो टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये आपकी 3D श्रेणी है, 3D श्रेणी, ये आपकी 3D श्रेणी है। अब देखो यहां से आप देख रहे हैं ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये अब देखो क्या है, एम एन का कम हो गया, एम एन का क्या हो गया, कम हो गया, एम एन का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, इसके बाद एफ की बात करेंगे, देखो बढ़ा, फिर इसके बाद CO का बढ़ा, PD का, ठीक है, फिर क्या आती जाती है, देखो ये यहाँ पर ये कॉपर का। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता जाता है, इस प्रकार से आपका जो गलनांक जो बिंदु है वो परिवर्तित होते जाते हैं। फिर देखो यहाँ पर जिर्कोनियम, नेवोबियम, आपका MO, टेक्नीशियम आपका ये आ गया। ठीक है, इसमें भी देखो बढ़ना चाहिए था लेकिन बढ़ने की बजाय क्या हो गया, कमी आ गई। तो ये क्या है, आपके अपवाद हैं, ये क्या है, आपके अपवाद हैं, एक्सेप्शनल है। फिर इसके बाद देखो बढ़ता है, फिर इसके बाद ऐसे ऐसे कम होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक, अब इसके बाद अगली वाली श्रेणी को हम बात करेंगे। ये हमने 4D श्रेणी के बारे में हमने बात कर ली है। अब बात करेंगे हम 5D श्रेणी में। किसमें, 5D श्रेणी में। देखो 5D श्रेणी में बढ़ा, अब सबसे ज्यादा किसका होता है, तो देखो ये पूछा जाता है। यहां से इस ग्राफ से प्रश्न पता है क्या बनता है कि सबसे ज्यादा गलनांक वाला, सबसे ज्यादा गलनांक वाला तत्व कौन सा है, तो वो होता है टंगस्टन, W। क्या होता है, टंगस्टन। अच्छा जी, सबसे ज्यादा, सबसे कम 3D श्रेणी में तो आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे Mn। और यदि पूछे कि सबसे कम, यदि तीनों श्रेणियों में भी सबसे कम पूछा जाए तो तब भी आपका कौन हो जाएगा, Mn हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Mn हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नीज जो है वो हो जाएगा। और क्या प्रश्न पूछा जाता है, और प्रश्न पूछा जाता है आपकी, अभी ऑक्सीकरण अवस्था आगे पढ़ेंगे तो एक प्रश्न आगे और आपका बनेगा जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है और पूछा भी जाता है। अब इसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है ना, वो कहां से बनता है, दूसरा प्रश्न। अब हम दूसरे प्रश्न की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न जो बनता है उसकी बात करेंगे। तो वो कह रहा है इनकी कर्णन एंथैल्पी, जो आपके संक्रमण तत्व होते हैं ना, उनकी कर्णन एंथैल्पी के मान उच्च क्यों होते हैं, उच्च क्यों होते हैं। अभी इस फिगर के माध्यम से भी हम चीजों को समझेंगे। जैसा कि देखो चित्र 8.2 में दर्शाया गया है, प्रत्येक श्रेणी के लगभग मध्य में उच्चतम मान इस तत्व को दर्शाता है कि प्रबल अंतरा, देखो प्रबल अंतरा परमाण्विक अन्योन क्रिया के लिए प्रति डी कक्षक जो है एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का होना विशेष रूप से अनुकूल है। क्या है, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से वो कह रहा है सामान्यतः संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या
जितनी 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 अधिक होगी उतनी ही प्रबल परिणामी आबंधन होगा, मतलब उनमें ही उतना प्रबल क्या होगा, आबंधन होगा, बॉन्डिंग उनमें होगी। क्या होगी, बॉन्डिंग जो है वो उनमें होगी। क्योंकि धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव के निर्धारण में कर्णन एंथैल्पी एक महत्वपूर्ण कारक होता है। भैया किसमें, आपके मानक इलेक्ट्रोड विभव में भैया ये जो कर्णन एंथैल्पी है, इसका जो मान है, इसका जो मान है वो क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अतः बहुत उच्च कर्णन एंथैल्पी वाले धातुओं की प्रवृत्ति अभिक्रिया में उत्कृष्ट रहने की होती है। किसकी होती है, उत्कृष्ट रहने की। देखो इतना बड़ा आपने पैराग्राफ पढ़ा कि सर इससे प्रश्न क्या पूछा जाता है, तो प्रश्न पूछा जाता है कि भैया इनकी जो कर्णन एंथैल्पी है उनके मान उच्च क्यों होते हैं, उनके मान उच्च क्यों होते हैं। तो आप लिखेंगे ड्यू टू अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से इनके इनके क्या, इनके कर्णन एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं। अब सर ये कर्णन एंथैल्पी होती क्या है, एक बार आप हमको इसे बता दीजिए। तो देखो कर्णन एंथैल्पी, देखो एंथैल्पी का मतलब होता है ऊर्जा। क्या होता है, एंथैल्पी का मतलब ऊर्जा। अब जैसे कि आपने एक शब्द सुना होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी, अभी आगे हम पढ़ेंगे भी आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होता है कि जब देखो किसी एटम से, किसी एटम से हमने इलेक्ट्रॉन निकाले, ठीक है, हमने Na से इलेक्ट्रॉन निकाले, इलेक्ट्रॉन Na ने क्या किया, Na ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। क्या किया, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। तो Na पर क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है ना, धनावेश आता है, आता है कि नहीं आता। तो देखो इलेक्ट्रॉन को त्यागने में भी, इलेक्ट्रॉन को त्यागने में भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में भी आवश्यकता होगी। तो उसने क्या किया, उसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा। तो यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी के मान की बात करेंगे। किसकी, आयनाइजेशन एंथैल्पी के मान की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी के मान की हम बात करेंगे। तो बेटा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे ही आपकी कर्णन एंथैल्पी होता है एटम, जिसे हम एटमाइजेशन एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा हुआ है। एक बार चित्र के माध्यम से चीजों को और क्लियर करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये ग्राफ दे रखा है, क्या है, या ग्राफ दे रखा है और इसमें लिखा हुआ है ये रेड कलर आपका श्रेणी 1 को, आपका जो स्काई ब्लू कलर है वो आपका श्रेणी 2 को, और आपका ग्रीन कलर जो है वो आपकी श्रेणी नंबर 3 को जो है क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। तो इनके मान आप देखेंगे तो लगभग लगभग ये ग्राफ आपको ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। हाँ जी, यहाँ पर ये ऐसे एम एन, यहाँ से आपका ये टेक्नीशियन है कि नहीं है, हाँ जी सर ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो इनके मान भी देखो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहे थे, तो इनके मान भी क्या होते हैं, इनके मान उच्च होते हैं। तो कर्णन एंथैल्पी के मान क्या होते हैं, कर्णन एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं। क्या होते हैं, कर्णन एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं। तो भैया ये ग्राफ आपके लिए ना बहुत बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ग्राफ आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बात नोट करेंगे। ठीक है, जल्दी से।
ठीक है भाई। देखो इसका आंसर आप लिखेंगे भैया, इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, संक्रमण तत्व कर्नल एंथैल्पी के मान उच्च क्यों दर्शाते हैं। तो संक्रमण तत्व में बड़ी संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण इनके मध्य प्रबल अन्योन्य क्रियाएं, प्रबल अंतरा परमाण्विक, प्रबल अंतरा परमाण्विक अन्योन्य क्रियाएं प्रबल आबंध बनाती हैं, जिसके कारण कर्नल एंथैल्पी के मान क्या होते हैं, उच्च होते हैं। क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक है, इस वाली बात को यहां पर यह बीच में लिख देंगे ये। ठीक, प्रबल अंतरा परमाण्विक अन्योन्य क्रिया। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे जाते हैं भाई। बताएंगे एक बार, क्या यहां तक बातें क्लियर है, क्या यहां तक बातें क्लियर हैं, एक बार बताएंगे। फिर इसके आगे नेक्स्ट चलते हैं भाई, इसके आगे फिर नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, नोट करेंगे पहले जल्दी से या इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लेंगे। ठीक है, और भी इसका प्रश्न है भैया, और भी इसके प्रश्न हैं। ठीक है, और भी एक प्रश्न पूछा गया है, उसको भी हम देखेंगे। चलो उस प्रश्न को देखते हैं भाई। अगला प्रश्न है, यह भी आपका बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। वो कह रहा है स्कैंडियम से जिंक में जिंक की कर्नल एंथैल्पी का मान सबसे कम होता है, अर्थात क्यों। तो देखो मैं बात करूं स्कैंडियम में से लेके आपके जो कॉपर होते हैं ना, उन सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। उन सब में क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जबकि मैं बात करूंगा तो आप क्या लिख देंगे, जिंक की कर्नल एंथैल्पी मान, जिंक आप उत्तर में लिखेंगे, लिखेंगे जिंक में मूलावस्था, जिंक में मूलावस्था एवं एवं ऑक्सीकरण एवं ऑक्सीकरण अवस्था अवस्था दोनों में ही दोनों में ही दोनों में ही युग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, होते हैं। इसलिए इसलिए जिंक जिंक की कर्नल एंथैल्पी का मान, एंथैल्पी का मान का मान कम होता है, कम होता है। ठीक है, इसमें भैया एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, मूला अवस्था में भी और ऑक्सीकरण अवस्था दोनों में ही युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसी वजह से जो है जिंक की कर्नल एंथैल्पी का मान क्या होता है, कम होता है, कम होता है। ठीक है, उसने पूछा है अर्थात क्यों, उसका कारण भी आप बता देंगे, उसका कारण भी आप बता देंगे। तो कारण क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या कारण क्या हो जाएगा आपका, युग्मित इलेक्ट्रॉन उसका कारण हो जाएगा। ठीक है भाई, युग्मित इलेक्ट्रॉन उसका कारण हो जाएगा। ठीक है भाई, जल्दी से नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है भाई, फिर नेक्स्ट आगे की तरफ चलेंगे। चलो
आगे चला जाए, नेक्स्ट आगे की तरफ चलेंगे। अगला टॉपिक क्या कह रहा है, संक्रमण धातुओं के परमाण्विक एवं आयनिक आकार में परिवर्तन। देखो जो संक्रमण जो धातु है ना, उनके आकार में परिवर्तन, उनके आयनिक आकार में परिवर्तन कैसे होता है। तो देखो मैं आपको बता दूं, यदि हम बाएं से दाएं, मतलब आपका कहां, लेफ्ट से राइट की तरफ, किस तरह, देखो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, कहां पर, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा, तो आपका परमाणु आकार, परमाणु त्रिज्या में क्या होगी, कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परमाणु आकार और उसमें त्रिज्या में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। देखो पढ़ते हुए चलते हैं और फिर समझाते हुए चलते हैं। देखो सामान्यतः श्रेणी के बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ समान आवेश वाले आयनों की त्रिज्या में उत्तरोत्तर ह्रास होता है, कमी आती है। क्यों आती है, इसका कारण समझेंगे। इसका कारण ये है, जैसे मैं आपको भैया बताता हूं इसका कारण, कि हम पी ब्लॉक में गए, थोड़ी देर के लिए थोड़ा मैं आपको बता दूं, मैं पी ब्लॉक में गया क्यों, उसका कारण भी आपको बता दूंगा कि सर इसका एग्जाम्पल आपने क्यों दिया। जैसे कि हम जाते हैं बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे जाते हैं ना, हाँ जी सर, इसका 5, 6, ये 7, ये 8, ये 9 होता है, हाँ जी सर होता है। मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालता हूं तो क्या निकलेगा, 2,3। ऐसे मैंने इसका निकाला तो कितना, 2,4। इसका निकाला तो कितना, 2,5। इसका निकाला तो 2,6। इसका निकाला तो 2,7। तो आप देखेंगे यहां पर कितने, दो ही क्या है, कोष, कितने, दो ही कोष। अब दो ही कोष है, हाँ जी। अब देखो ये दो वाला कोष है ना, वो तो पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, इसको तो कोई मतलब है ही नहीं मतलब है नहीं। यहां पर मैंने क्या कर दिया, यहां पर जो है मैं क्या कर देता हूं, आपका एक फिगर बनाता हूं एक किसी का, जैसे ये बोरॉन है ना, ये आपकी ये वाली कक्षक है और ये आपकी दूसरी वाली है। क्या है, ये आपकी दूसरी वाली है भाई। ये आपकी दूसरी वाली है भाई, ठीक है। ऐसे ही मैं यहां पर फ्लोरीन की बात कर रहा हूं। ये अब क्या होता है, जब मैं इनकी बात करता हूं तो आप देखेंगे इसका कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये रेड कलर से मैंने इसके 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। यहां पर कितने हैं, यहां पर 3, ये 1, ये 2 और ये 3। अब देखो ये आपका धनावेश होता है, ये आपके ऋणावेश होते हैं कि नहीं होते जी। तो देखो इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा, इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। तो ये आपस की तरफ क्या करेगा, खींचेगा, ये इसकी तरफ जाएगा, ये इसकी तरफ जाएगा, इनमें बल लगेगा कि नहीं लगेगा। ऐसे ही यहां पर भी बल लगेगा, ऐसे ही यहां पर भी बल लगेगा, क्योंकि ये भी तो नेगेटिव है, ये भी तो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, ठीक। अच्छा ऐसे ही मैं बात करूंगा वहां पर मैं बात करूंगा, तो देखो क्या होगा। अब सर मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, बट आप इन्हीं पर मतलब इसे लेने ना, ठीक है। एग्जाम्पल एक माध्यम से चीजों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। अब देखो यहां पर भैया क्या है, 7 है, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और एक 7। अब मानो कि एक व्यक्ति को, पहले तो ये 3 व्यक्ति खींच रहे थे अपनी अपनी तरफ, मानो कि एक व्यक्ति है, इसके इस हाथ को बांध दिया गया, इसको बांध दिया गया और एक टांग को बांध दिया गया और तरफ खींचा जा रहा है ना। खींचा जाने का मतलब आकर्षित कर रहे हैं, ऐसे वो सिकुड़ रहे हैं, वहां खींचते हैं वहां आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। तो त्रिज्या क्या हो रही है, छोटी हो रही है। लेकिन यहां तो 7 व्यक्ति अपनी तरफ खींच रहे हैं, यहां से आकर्षण लग रहा है, यहां से 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 लग रहा है और यहां से लग रहा है। चारों तरफ से खींची जा रही है, और जब चारों तरफ से खींची जाएगी तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी है। तो इधर आने पर परमाणु क्रमांक बढ़ा, क्या हुआ, इधर आने पर परमाणु क्रमांक क्या हुआ, परमाणु क्रमांक बढ़ा कि नहीं बढ़ा, जी सर बिल्कुल बढ़ा। तो इसकी परमाणु त्रिज्या भी बढ़नी चाहिए, लेकिन परमाणु त्रिज्या नहीं बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, लेकिन वो नहीं बढ़ती। क्यों नहीं बढ़ती, इसी वजह से नहीं बढ़ती है।
अब देखो यहां पर आपको एक प्रभाव आपको पढ़ने को मिलेगा, लेंथेनोइड आकुंचन और एक्टिनोइड आकुंचन। वहां पर क्या होता है, जब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना जैसे आप सीखे थे, तो वहां पर आपका 4f और 5f आता है जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो परिरक्षण प्रभाव आप पढ़ेंगे, परिरक्षण प्रभाव, आवरण प्रभाव, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ऐसे ही जब भैया ऐसे आप बेकर बनाएंगे, यहाँ पर ये डी ब्लॉक के कक्षक हैं, यहाँ पर ये एस और पी के आते हैं, तो भैया क्या होता है कि यहाँ पर ये आए, अब इसमें बीच में एफ में भरे जाते हैं, एफ वाला आता है, तो एफ वाले ये जो आकर्षण हो रहा है ना, उसको रोक नहीं पाता है, उसको परिरक्षित नहीं कर पाता, उसको रोक नहीं पाता इस प्रभाव को। इसकी वजह से क्या होती है, इसकी त्रिज्या क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है ना। अब आ गए ना हम, ये तो मैंने समझाया था एग्जाम्पल के माध्यम से। अब तो हम संक्रमण तत्वों पर ही आ गए, आए कि नहीं आए? हाँ जी सर आए, है ना। देखो लिखा हुआ है आवरण प्रभाव। तो देखो वो कह रहा है इसका कारण जब भी नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, नाभिकीय आवेश जो आपका ये नाभिक जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है, नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हर बार डी कक्षक में ही प्रवेश करता है। क्या होता है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन किसमें, डी कक्षक में ही प्रवेश करता है। देखो इस बात को भी समझेंगे, इस बात को किस माध्यम से समझेंगे, जैसे कि देखो, जैसे भैया मैं क्या ले लेता हूं, मैं स्कैंडियम ले लेता हूं, और स्कैंडियम के बाद भैया मैं ले लेता हूं कॉपर। देखो इसका परमाणु क्रमांक 21 है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 29 है कि नहीं? हाँ जी सर। अब देखो इस लाइन का मतलब समझेंगे, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि देखो मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 3d1। ऐसे ही मैंने इसका किया 1s2 2s2 2p6, कॉपर की जगह पे मैं क्या ले लेता हूं, Ni ले लेता हूं, निकल, ठीक है, निकल ले लेता हूं, ठीक है, आपको जिससे दिक्कत ना हो समझने में चीजों को। 3s2 3p6 4s2 3d8 ये आपका है। अब आप देख रहे हैं उसने क्या बोला कि अब देखो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था और यहां पर आते, तो डी कक्षक में वो इलेक्ट्रॉन भरे गए, डी कक्षक में कोई नई उपकोष नहीं बनी या कोई नई सेल में वो इलेक्ट्रॉन नहीं गया जिससे कि दूरी बढ़ जाए, जिससे कि क्या है, दूरी बढ़ जाए। तो देखो जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं ना, तो तब परमाणुविक आकार जो है ना, तब वृद्धि नहीं होती है, त्रिज्या में वृद्धि नहीं होती है। लेकिन जब हम नीचे की तरफ आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, तो सेलों की संख्या बढ़ जाती है, सेलों की संख्या। जैसे मैं यहां पर एक एग्जाम्पल की बात कर लेता हूं, एक एग्जाम्पल मैं यहां पर ले लेता हूं भैया, एक एग्जाम्पल क्या है हम यहां पर ले लेते हैं। जैसे मैं बात कर लेता हूं किसका भैया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनकी बात कर लेता हूं। इसका 9 17, ठीक है, इसमें आप 18 जोड़ेंगे 35, 35 और मैं 35 में आप 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 5 13 का 3 हासिल 1, कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 53, कितना हो जाएगा 53, ठीक है। बढ़ रहा है, हाँ जी सर। आप देखेंगे 2,7, ठीक है, ये आ जाएगा 2,8,7, ठीक है, ऐसे ये 2, तो यही से पता चल रहा है, आपको आगे करने की जरूरत ही नहीं है। देखो यहाँ पर क्या है, देखो फ्लोरीन है, ये बना दिया 2 आ गए। अब देखो इसमें अब मैं क्लोरीन का बनाऊंगा, क्लोरीन का स्ट्रक्चर यहाँ पर ये क्लोरीन का बना रहा हूँ, देखो क्लोरीन का, तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या इतनी है और ये यहाँ से तक त्रिज्या इतनी है, तो वृद्धि हुई कि नहीं हुई, क्योंकि यहाँ सेल बढ़ा, यहाँ सेल बढ़ा, सेल बढ़ा, बात क्लियर हुई। वहां पर क्या हो रहा है, उसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से उनमें आकर्षण हो रहा है और आकार क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, आकर्षण हो रहा है और आकार क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। देखो यही बात है, तो वो समझा रहा है, वो कह रहा है कि हर बार इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में ही प्रवेश करता है। डी इलेक्ट्रॉन का आवरण प्रभाव, डी इलेक्ट्रॉन का जो आवरण प्रभाव है ना, वो कम प्रभावशाली होता है। क्या होता है, कम प्रभावशाली होता है। अतः नाभिकीय आवेश तथा नाभिकीय आवेश, जो नाभिकीय आवेश है और वायतम इलेक्ट्रॉन के बीच नेट वैद्युत आकर्षण बल में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इनके बीच में क्या हो जाती है, आकर्षण में वृद्धि हो जाती है। जब देखो आप इधर से भी खींच रहे हैं, इधर से भी खींच रहे हैं, इधर से भी, मतलब चारों तरफ से आप खींच रहे हैं, तो उसकी त्रिज्या संकोच हो जाएगी, है खींच के कम हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल हो जाएगी,
होगी कि नहीं होगी, जिससे आयनिक त्रिज्या का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। आयनिक त्रिज्या का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। तो देखो जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो परमाणविक आकार में क्या होती है, कमी होती है। आयनिक आकार में मतलब उनकी परमाणविक जो त्रिज्या होती है, आयनिक जो त्रिज्या होती है, उसमें क्या आती है, उसमें कमी आती है। उसमें क्या आती है भैया, कमी आती है। यही पॉइंट हमें ये बता रहा था, ठीक है, यही पॉइंट हमको ये बता रहा था इतनी देर से। यही वाली बात बहुत बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो इस वाली बात को समझेंगे। वो कह रहा है देखो प्रथम श्रेणी 3D के तत्वों की तुलना में द्वितीय, देखो 3D की तुलना में हम बात करेंगे किसकी, द्वितीय संक्रमण मतलब 4D की हम बात करेंगे तो संगत तत्वों का आकार बड़ा होता है। परंतु परंतु तृतीय संक्रमण श्रेणी 5D की हम बात करें तो भैया इनकी त्रिज्या में क्या हो जाती है, ज्यादा आकार में वृद्धि नहीं होती है। जब देखो उपकोष बढ़ेंगे तो आकार बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए भाई। 3D और 4D में आपको चेंज देखने को मिल रहा है। 3D और 4D के परमाणु क्रमांकों में आप देखेंगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो मतलब उपकोषों की संख्या बढ़ेगी, और जब उपकोषों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, उपकोषों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा भैया, उपकोषों की संख्या बढ़ेंगी तो त्रिज्या बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए। तो देखो इनमें तो वृद्धि हो रही है, बिल्कुल हो रही है। इसके बाद आता है 5D, तो भैया इसमें और ज्यादा वृद्धि हो रही है तो और बढ़ना चाहिए। लेकिन जब हम इनकी तुलना करते हैं ना 5D की, वो भैया इतना नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं ना तो कौन आता है, आपका आता है 4F और 5F आता है। 4F और 5 में F में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं कि नहीं भरे जाते। देखो लेंथेनम में क्या भरा जाता है, लेंथेनम में आपका कौन सा में आता भैया है, ये आता है आपका 4D श्रेणी में। किसमें आता है, 3D 5D श्रेणी में। किसमें आता है, 5D श्रेणी में। तो आप 5D श्रेणी में मतलब 5D1 और 6S2 ऐसे भरा जाता है। तो इससे पहले क्या आ जाता है, ये आने के बाद आपका जो अगला जो आता है HF, इसकी हमें जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो ये क्या आ जाता है आपका 6S2 ये आ जाएगा आपका 5D1 यहाँ पर ये यहीं पे रह जाएगा। और बीच में क्या आ जाता है, बीच में आपका आ जाता है 4F कितने 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जाते हैं 14, और फिर उसके बाद आता है 5D। तो देखो ये भरे गए बीच में ये आए, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसी की वजह से तो लेंथेनोइड और जब देखो ये आपकी लेंथेनम है तो लेंथेनोइड आकुंचन, और जब एक्टेनोइड में हो तो ये आकुंचन, इसको क्या कह देते हैं, एक्टेनोइड आकुंचन कह देते हैं। और यही एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। क्या लेंथेनोइड आकुंचन क्या होता है, एक्टेनोइड आकुंचन क्या होता है, एग्जामिनर का बिल्कुल फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, तो देखो वो क्या कह रहा है, जो कि द्वितीय श्रेणी के संगत तत्व की ही होती है, मतलब लगभग ऐसी ही होती है। इस परिघटना को 4F कक्षक, किसके 4F कक्षक के बीच में आने के कारण होती है। किसकी वजह से, 4F बीच में आ जाती है, इसकी वजह से ये होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति और 5D श्रेणी के तत्वों में D कक्षकों में आपूर्ति प्रारंभ होने से पहले होनी चाहिए थी। तो वो कह रहा है कि 5D कक्षकों में सिर्फ 5D कक्षकों के पूर्व कौन आ जाता है, 4F कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की आपूर्ति करने के कारण त्रिज्या परमाणु त्रिज्या में नियमित हास्य होता है, जिसके कारण या जिसे हम क्या कहते हैं, लेंथेनोइड आकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंथेनोइड आकुंचन कहते हैं। क्या बात क्लियर है, एक बार बताएंगे तो जिस समझ में और उन बच्चों को अच्छे तरीके से आएगा जिन पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे तरीके से आता है, जिनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। मैंने वहां पर इसी वजह से बार बार चीजों को बताया था। देखो ये 4F आ रहा है, ये 5F आ रहा है, ये क्या करेगा, ये इतना आवरण प्रभाव, ये परिरक्षण प्रभाव नहीं कर पाएगा, ये इनके बीच में जो आकर्षण हो रहा है उसको नहीं रोक पाएगा। इसी वजह से उनमें जो परिघटना ये जो हो रहा है, ये जो घटना हो रही है, इसी घटना को हम क्या कह देते हैं, लेंथेनोइड आकुंचन। तो देखो जब इसमें हो, और भैया बात करूं मैं किसकी, 6D। अब मैं 6D में जब बात करता हूं, जब इसके इलेक्ट्रॉन में भरता हूं एक्टेनोइड का क्या आता है 7S2 क्या हो जाता है और 6D1 होता है। उससे अगला वाला उससे असरफ
अशरफ, उसमें क्या होता है, तो आप उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखेंगे 7s2, हाँ जी सर आ गया। अब आप देखेंगे क्या आता है 5f14 और 6d2, ये आता है ना, हाँ जी सर यही आता है। तो ये 5f जो आया इसमें इलेक्ट्रॉन जो भरे गए, इसी की वजह से भैया एक्टिनोइड आकुंचन होता है। क्या होता है, एक्टिनोइड आकुंचन होता है। एक बार बताएंगे क्या यहां तक बातें बिल्कुल क्लियर हैं? क्या बातें यहां तक बिल्कुल क्लियर हैं? जैसे कि आपको देखो ये दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है आपको, देखो ये स्कैंडियम वाली दे रखी है, देखो यहां पर है ना, इसकी ये आपकी ये दे रखी है भैया, ये आपको, ये तो आपको कौन सी वाली स्टडी दे रखी है 3D, ये आपको 4D ग्रीन वाली जो है, ग्रीन वाली, और ये आपकी कौन सी है 5D, क्या है 5D। देखो है कि नहीं है, क्या बिल्कुल है, दिख रही होगी आपको। त्रिज्या में क्या आती जा रही है, लगातार बहुत बहुत कमी आती जा रही है, क्या आती जा रही है, कमी आती जा रही है। तो इन चीजों को हम ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। अच्छा जी, ऐसे ही क्लास को अटेंड करने के लिए, बहुत अच्छे तरीके से चीजों को पढ़ने के लिए, अपना बोर्ड एग्जाम में अच्छा कंटेंट, एक एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट प्राप्त करने के लिए भैया आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे बेटा, आप जो है हमारे एप्लीकेशन पर चल रहे बैच को परचेज करेंगे, जिसमें आपको बहुत सारी क्वालिटीज एजुकेशन आपको दी जाएगी, बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड की जाएंगी, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस डे बाय डे बेहतर होती जाएगी। उसमें आपको सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, उसमें आपको बेटा फिजिक्स भी मिलेगा, उसमें केमिस्ट्री भी मिलेगी, उसमें मैथ भी मिलेगा, बायोलॉजी भी, हिंदी भी, इंग्लिश भी, सभी सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, और एक एफोर्डेबल प्राइस, मतलब एक ऐसे प्राइस में जिसे आप आसानी से पे कर सकते हो, ठीक, आसानी से पे कर सकते हो, कोई दिक्कत समस्या वाली बात होगी ही नहीं आपके लिए, ठीक है। उसके लिए जो प्राइस है वो कितना है, 1249 रुपये, कितना है 1249 रुपये, ठीक है भैया, बहुत ही कम प्राइस रखा है भैया। ये लक्ष्य बैच है, आपका लक्ष्य होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए, आपका एक सपना होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में 95+ अंक लेके आने का, अपना अपने माता पिता का नाम रोशन करने का, ये टारगेट, ये लक्ष्य आपका होना चाहिए, ठीक है। और ये कब कर सकते हैं, ये कर सकते हैं एक डिसिप्लिन वे में, आप यदि पढ़ाई करेंगे, कंटिन्यूटी के साथ आप पढ़ाई करेंगे, तब ही आप इस लक्ष्य को भेद सकते हैं। कि सर कैसे, देखो आपने मानो कि आज आपका मन किया, हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आज पढ़े 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे, अगले दिन पढ़ लिए, उससे अगले दिन पढ़ लिए, अब कोई फंक्शन आ गया है, ये काम लग गया, वो काम लग गया, आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो। तो उसके लिए आपका एक फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए, एक फिक्स शेड्यूल होना चाहिए। जब आपको पता लग जाएगा कि हाँ हमारी ये क्लास इतने बजे आती है, आप फोन लेके आप अपनी उस क्लास को लेने बैठ जाएंगे, उसके नोट्स बनाएंगे प्रॉपर, है ना, एक प्रॉपर गाइडेंस आपको समय समय पर दी जाएगी, कैसे कैसे चीज़ों को लिखना है, कैसे कैसे चीज़ों को एग्जाम में लिख के आना है, ये सभी बातें, ये सभी गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। उसके लिए आपको क्या है भैया, एक बार क्या करना पड़ेगा, एनरोल करना पड़ेगा भैया, क्या करना पड़ेगा, एनरोल करना पड़ेगा, बैच को परचेज करना पड़ेगा। अच्छा, जो बच्चे के सर हम इतना पे नहीं कर पाएंगे, है ना, इतना नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए बेटा और बड़ी खुशखबरी, और बहुत अच्छी, एक बहुत कम कॉस्ट में उनके लिए भी एक बैच है ना, वो एक रिकॉर्डेड बैच है, ठीक है। और इसमें देखो, इसमें आपको फायदे बेनिफिट्स क्या होंगे, इसमें आपको 3 बैच मिलेंगे, लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच और रिवीजन बैच, ये बैचेस आपको मिलेंगे, लाइव, रिकॉर्डेड, रिवीजन, 3 बैच आपको मिलने वाले, और मात्र इसी प्राइस में, ठीक है। और आपको यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, किसमें, रिकॉर्डेड बैच है, ये आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेंगे, कितने में, 349 रुपये में। तो ये भी बहुत ही कम फीस है कि जो भैया आप इतना भी नहीं कर पाएंगे, तो बेटा इतना तो आप कर लेंगे, है ना। और अपना भैया जो टारगेट, आपका जो लक्ष्य बनाए, वो आप 100% क्या करेंगे, 100% उसे आप प्राप्त कर पाएंगे,
ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए बेटा आप इनरोल करेंगे। इनरोल कैसे करेंगे, आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां से पाठशाला 247 एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद जो भी फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट करेंगे। और जैसे वो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाती हैं आपके सामने एक ऑप्शन आएगा पेड कोर्स। तो पेड कोर्स पे आप जैसे क्लिक करोगे तो वहां पर आपके सामने, या ऑल कोर्सेज पे आप क्लिक कर देंगे, वहां पर आपको कोर्स दिखा दिए जाएंगे। आप जिस क्लास के विद्यार्थी उसका बैच जो वो क्या कर लेंगे, परचेज कर लेंगे। ठीक है, उस बैच को क्या कर लेंगे, आप परचेज कर लेंगे। परचेज करते समय आपको कोई दिक्कत समस्या परेशानी होगी तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर, ठीक है, वो आपको मेंशन करा दिया जाएगा, उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे। ठीक है, तो बताएंगे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी। क्लास आपको कैसी लगी, क्लास आपको अच्छी लगी, एक बार जो है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, हाँ, इससे क्या है, क्लास को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भैया सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, तो ये आप भैया, इससे आपको इतना तो आप दे ही सकते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भैया इतना कंटेंट आपके लिए डिलीवर किया जा रहा है, इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, टेक केयर। बेटा अपनी पढ़ाई को जारी रखिए मस्त तरीके से अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तब तक मत रुको जब तक आपको अपना लक्ष्य, अपना टारगेट ना मिल जाए। ठीक है बेटा, तो जय हिंद एक बार से फिर से।